वेलकम क्लास। करना शुरू करें। चलो जी, हमें कहाँ शुरू करना था? गिफ्ट से, है ना। दो पढ़ने, गिफ्ट और बिल पढ़ना है, जो एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है, एक जैसे हैं लगभग कुछ चीजों में ना। एक एक करके पढ़ते, पहले पढ़ते हैं गिफ्ट। गिफ्ट और उर्दू में बोलते हैं हिबा, है ना। अभी हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, हिबाए मुद्दत, हिबाए मेहर, हिबाए ये, हिबाए वो। गिफ्ट मीन्स हिबा, ठीक है। तो गिफ्ट की देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे, है ना। क्या क्या एसेंशियल है गिफ्ट की, है ना। गिफ्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल है, तो एक चीज आप गिफ्ट में एसेंशियल पॉइंट नंबर 1 एकदम दिमाग में इसे बिल्कुल बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट जो भी आप प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो ना, जो भी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, तो क्या करना है, इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अगर आपने इमीडिएट ट्रांसफर नहीं किया, सपोज करो डोनर डोनी दो लोग होते हैं, हम पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। डोनर है, डोनी है। तो डोनर ने अगर डोनी को इमीडिएट ट्रांसफर नहीं किया, तो वो गिफ्ट गिफ्ट नहीं है मुस्लिम, है ना। ये नहीं है कि बनाकर रख दिया कि 5 साल बाद मिलेगा, नहीं, वो गिफ्ट नहीं है। आपको इमीडिएट ट्रांसफर देना पड़ेगा, है ना। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है, एक पॉइंट और इसमें पूछ लेते, कभी कभी रिलीजन को लेकर पूछ लेते हैं कि भाई देने वाला लेने वाला जो है, डोनर है और डोनी है, इनका रिलीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इनका रिलीजन क्या होना चाहिए, है ना। तो एक बात तो आप देख लो, जो डोनर है, जो डोनर है वो तो मुस्लिम होना मस्ट है। डोनर जो है, जो गिफ्ट कर रहा है, वो तो मुस्लिम होना मस्ट है ना। जब हमने टीपीए पढ़ा, वहां पर भी तो ये लिखा है नहीं, डोनर नहीं, डोनी, डोनर मुस्लिम होना चाहिए, नहीं नहीं, डोनर मुस्लिम होना चाहिए, है ना। डोनी एनी, हाँ, यस यस, डोनी कैन बी एनी, डोनी कैन बी एनी पर्सन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम बोथ, है ना। इवन अगर हम विल देखें तो विल में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए साथ आप देख लो कि विल में भी यही कॉन्सेप्ट है। क्या है कि जो विल करने वाले को लेगेटर बोलते हैं, तो लेगेटर जो है ना, जो लेगेटर है वो मुस्लिम होना चाहिए, मगर जो लेगेटी है, जो लेगेटी है वो एनी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है ना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है। तो रिलीजन पर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब कि मान लीजिए डोनी है, वो हिंदू है, तो क्या ये गिफ्ट वैलिड है, बिल्कुल यस, इट इज वैलिड, बिकॉज डोनी कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, है ना, तो कोई इशू नहीं है। तो ये एक पॉइंट आपने पकड़ लिया। एक पॉइंट क्या पकड़ लिया, एक मेन कंडीशन क्या पकड़ ली कि कब इफेक्ट में आएगा जी, जब आप इमीडिएट ट्रांसफर जैसी करोगे ना, जैसे ही आपने इधर इमीडिएट ट्रांसफर किया, इमीडिएट ट्रांसफर जैसे किया, इधर गिफ्ट ने टेक प्लेस, गिफ्ट अपने अस्तित्व में आ जाएगा, है ना। जैसे आपने इधर ट्रांसफर किया, पोजेशन में किया, क्या हुआ, आगे क्या बोलते हैं उसे, अस्तित्व में आ गया। एक बात और, प्रिलिमिनरी पॉइंट से आप एक देखो, प्री के हिसाब से एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज करो एक डोनर जो है वो मुस्लिम है,
वो अपने इस मकान को बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आपने एक काम करो, इसमें ना मंदिर बना लो, ठीक है, मंदिर बना लो। ये डोनर गिफ्ट दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी, और किस काम के लिए दे रहा है? कह रहा है कोई बात नहीं, इसमें मंदिर बना। तो ऐसा गिफ्ट जो है वो क्या होगा? वो वॉइड होगा, है ना? ऐसा गिफ्ट कैसा होगा? वॉइड। यस। क्यों? क्योंकि नॉन इस्लामिक पर्पस के लिए, नॉन इस्लामिक और दूसरे रिलीजन के लिए आपने दिया है ना, तो फिर क्या होगा? वो वॉइड। ये पीटी के पर्पस से आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आती है कॉम्पिटेंसी की बात कि भाई देने वाला लेने वाला की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, है ना? तो वो तो सिंपल सी 18 साल वाला कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। साउंड माइंड, जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के इन्होंने वो रखे हैं इंग्रेडिएंट, वही डोनर की कॉम्पिटेंसी रखी है इन्होंने कि डोनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो साउंड माइंड और मेजर होना चाहिए ना। और जो डोनी है, जो मैंने आपको वहां पे भी बताया था, पीपी हम लोग पढ़ रहे थे कि डोनी कैन बी ऑफ माइनर, है ना, या अनसाउंड माइंड। ऐसा कोई ये कॉम्पिटेंट को जरूरी नहीं है। और ये गिफ्ट में नहीं, विल में भी यही चलता है। गिफ्ट और विल के दोनों के सब जो नियम है ना, ये एक जैसे हैं, इसलिए इन सबको आप साथ ही देख लो। जैसे अभी हमने पीछे देखा, वहां पे भी क्या था, रिलीजन के हिसाब भी गिफ्ट और विल में सेम था। ऐसे ही कॉम्पिटेंसी का भी यहाँ पर सेम है। डोनर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मगर डोनी कॉम्पिटेंट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। डोनी कॉम्पिटेंट नहीं होगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है कि नहीं? ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद कंसेंट का देख लो। फ्री कंसेंट, ये तो मैंने आपको बताया ही था, वहां पर भी वो सारे वही इंग्रेडिएंट हैं जो हमने कहा पढ़ा था, टीपी में पढ़ा ना भाई। वॉलेंटरली हमने पढ़ा था ना, वॉलेंटरली का मतलब ये फ्री कंसेंट होनी चाहिए, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो डोनी है उसने उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं किया, है ना, उसने दिया ही नहीं दिया और इसने एक्सेप्ट किया ही नहीं किया, है ना। ये चीज आप देख लिया आपने, ठीक है जी। और इसमें आपके इम्पोर्टेंट क्या है जी? अब इसमें ना कुछ इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट है, आपके इसमें क्या बोलते हैं, गिफ्ट में, है ना। जैसे एक आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। ये गिफ्ट में है कि हम इसका मूसा का मतलब कि हम ट्रांसफर मूसा जैसे और कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका ना। पहले देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा क्या है, फिर देखेंगे उसे हम ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो मूसा है ना, मूसा बोले इसे, मूसा जो है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर देखोगे, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है? मूसा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, है ना। तो क्या है इसका एक्चुअल में मूसा का अगर देखा जाए, जो मुस्लिम में इसे यूज करते हैं, उसका मतलब होता है कि जो एक प्रॉपर्टी, मान लो एक प्रॉपर्टी, उसमें आपका एक शेयर है ना, एक शेयर है, शेयर सपोज करो कि इस प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है ना। तो डिविजिबल प्रॉपर्टी, इसके हिस्से हो सकते हैं, है ना। मगर अभी आपने क्या डिवाइड नहीं करी है, डिवाइड नहीं करी है। शेयर इन डिविजिबल प्रॉपर्टी विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी, है ना। आप मूसा क्या है? मूसा एक ऐसा शेयर है जो एक डिविजिबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी इसका आप डिवीजन कर सकते हैं, है ना, जिसमें सेपरेशन हो सकता है, हिस्से हो सकते हैं। मगर आपने अभी क्या नहीं किया, अभी डिवाइड नहीं किया। तो सपोज करो ए है, ए का इस मकान में शेयर है, डिविजिबल प्रॉपर्टी है, डिवाइड हो सकता है, मगर इसको अभी ये नहीं पता कि मेरा कौन सा हिस्सा मेरा है ना, क्योंकि हमने डिवाइड ही नहीं करा। तो अनडिवाइडेड जो इसका वो है ना शेयर, वो मूसा है। क्या है? अनडिवाइडेड शेयर जो होता है वो मूसा होता है। मूसा क्या होता है? अनडिवाइडेड शेयर इन डिविजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये समझ में आया मूसा क्या होता है? समझ में आया मूसा क्या होता है? ठीक। अब देखो, एक है मूसा, जब आपको समझ आ गया। अब एक होता है हिबाए मूसा, हिबाए हिबा बिल, सॉरी, हिबा बिल मूसा। अब हिबा तो आपको पता ही है क्या होता है, गिफ्ट, है ना। और मूसा तो मूसा है, क्या है आपका, अनडिवाइडेड शेयर इन डिविजिबल, है ना। तो क्या कह रहा है, क्या कोई आदमी मूसा का हिबा कर सकता है, उसको गिफ्ट कर सकता है? ये कॉन्सेप्ट निकल के आया ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये, अब हिबाए मूसा में आप समझो कि हिबा हिबा बिल मूसा में एक आदमी था, है ना, एक ए है ना, एक ए है, इस प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा है, मगर इसको पता नहीं क्या हिस्सा है। इसने मगर वो हिस्सा, इसने कहा मेरा कुछ हिस्सा तो है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैडम, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? कर सकता है, बताता हूँ। कह रहा है ए है, इसका कुछ हिस्सा है, इसे पता है कि मेरा इसमें 50 गज तो भैया इस प्रॉपर्टी में मेरा है, पर ये नहीं पता कौन सा 50 गज है। इसने मगर बोला बी, तू मेरे बुआ का बेटा है, तो एक काम कर, मेरा जो उसमें हिस्सा जब भी आएगा ना, मैं तुझे वो हिबा कर रहा हूँ, दान कर। तो क्वेश्चन ये है कि इज इट वैलिड और नॉट, है ना। लिख लो आप कि इन ऑल मुस्लिम्स, इन ऑल मुस्लिम्स इट इज वैलिड एक्सेप्ट हनाफी। हनाफी को छोड़ के ना, हनाफी को छोड़ के, हनाफी में इरेगुलर है, वहां भी वॉइड नहीं है। हनाफी में भी ना हिबाए मूसा जो है ना, वो इरेगुलर है ना। मगर बाकी जितने भी मुस्लिम है, सिया सुन्नी फलाने में जितने भी हैं, ये सब वैलिड, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए अगर हिबाए मूसा आप कर रहे हो ना, तो आपका, ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर बाकी सब में हिबाए मूसा वैलिड है, सिर्फ हनाफी में भी इनवैलिड नहीं है, वॉइड नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, तो उसमें क्या, इरेगुलर का मतलब ये होता है कि आप इसे ठीक कर सकते हो, है ना। तो कैसे करोगे इरेगुलर को ठीक, कैसे करोगे बताओ? अरे जो डिविजिबल प्रॉपर्टी थी, जिसे आपने डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी 50 गज की है, ठीक है, अब कर दो इसको, तो ये आपका वैलिड हो जाएगा, है ना। इरेगुलर बताया है, वॉइड नहीं बताया है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? ये लिख लेना आप, है ना। इसके बाद आगे बढ़े अगर तो, इसके बाद आगे गिफ्ट में एक चीज और आती है, एक आता है कंटीजेंट एंड कंडीशनल गिफ्ट, एंड कंडीशनल गिफ्ट, है ना। कंटीजेंट एंड कंडीशनल गिफ्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था ना कंटीजेंट, क्या कंटीजेंट निकाह पढ़ा था हमने, याद है आपको? कंटीजेंट मैरिज पढ़ी थी हमने, है ना। याद है आपको कंटीजेंट मैरिज का सिस्टम क्या था कि आपका किसी इवेंट के होने ना होने पर शादी निर्भर कर रही थी, तो क्योंकि आपकी इंटेंशन अभी शादी करने की थी नहीं, तो वो क्या शादी कुछ नहीं थी, वॉइड शादी, है ना। सेम इसी में यही चलता है ना, सेम सिस्टम है भाई। जो गिफ्ट कर रहा है, कंटीजेंट गिफ्ट जो कर रहा है डोनर, सम इवेंट, हाँ, तो क्या है कि उसकी इंटेंशन ही नहीं है अभी देने की। गिफ्ट कह रहा है कि 2 साल बाद मिलेगा, अगर ऐसा होगा तो। अगर इमरान आ गया लंदन से सही सलामत, तो गिफ्ट मिलेगा। अब इमरान आएगा नहीं आएगा, उसकी इंटेंशन नहीं है अभी देने की, और प्रेजेंट इंटेंशन नहीं है, इसलिए क्या कंटीजेंट गिफ्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, है ना।
इंटेंशन है तो क्या हो गया, वर्ड हो गया। ऑल मुस्लिम्स में क्या होता है, ये है ना, ये वर्ड होता है। कंडीशनल गिफ्ट में क्या सिस्टम था, अगर आपने गिफ्ट प्रॉपर किया है, बिल्कुल वैसे ये कंडीशन इन मैरिज वाला ही, क्या आपने गिफ्ट तो प्रॉपर किया, गिफ्ट की सारी कंडीशन पूरी करी, आपने इमीडिएट ट्रांसफर किया, आपने ये किया वो किया, फ्री कंसेंट थी, फलाना था ढिमकाना सब कुछ था, मगर आपने क्या किया, एक कंडीशन भी लगा दी, एक कंडीशन भी लगा दी। तो क्या है, गिफ्ट जो है ना, क्योंकि वो प्रॉपर था इसलिए क्या होगी, गिफ्ट हो जाएगा वैलिड, है ना। और कंडीशन अगर इस्लामिक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इस्लामिक होगी तो बात खत्म, है ना, समझ में आई। तो गिफ्ट में क्या है, गिफ्ट में क्या है, कंडीशनल है तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और अगर कंटीजेंट है तो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। यही वहां पर पढ़ रहे थे हम लोग, कंटीजेंट गिफ्ट वर्ड वाले दोबारा बता दूं, आपने कंटीजेंट मैरिज याद है, आपने, चलो मैंने आपको पढ़ाया कंटीजेंट मैरिज, उसमें बताओ मुझे क्या था, बताओ कंटीजेंट मैरिज बताओ पहले आप। अभी मैंने आधे 1-1.5 घंटे पहले आपको कंटीजेंट मैरिज पढ़ाई, डिपेंड ऑन सम इवेंट, कंटीजेंट मैरिज का ये आप बता रहे हो डिपेंडेंस। वहां पर सिस्टम था कंटीजेंट मैरिज में कि दो व्यक्ति है जो शादी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन लोगों की इच्छा अभी शादी करने की नहीं है, वो उसमें कंटिजेंसी लगाने, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम शादी कर लेंगे, नो इंटेंशन तो वॉइड है ना। सेम कंटीजेंट गिफ्ट है, जैसे कंटीजेंट मैरिज है सेम है, क्योंकि इन गिफ्ट में भी उसकी अभी इच्छा नहीं है, इंटेंशन अभी नहीं है देने की, फ्यूचर गिफ्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा होगा तो मैं दे दूंगा, आपकी अभी इंटेंशन नहीं है देने की, इसलिए गिफ्ट वॉइड है। सेम मैरिज सेम गिफ्ट सेम कंटीजेंसी वाली बात है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। वहां शादी करने की नहीं थी या गिफ्ट देने की इंटेंशन नहीं है आपकी, जब आपकी इंटेंशन नहीं है तो क्या बात का गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, है ना, है ना, बात समझ में आ रही। कंडीशन में आप बात समझ गए। एक चीज और समझो, अब दो गिफ्ट में एक और बात समझो, सपोज करो ए है ना, ए ने क्या करा, एक था इसके ऊपर बहुत बड़ा खेत, खेत में लग रहे थे आम के पेड़, अरे पेड़ नहीं ऐसा होगा ना, पेड़ तो ऐसे करके आम के बड़े बड़े पेड़ लग रहे थे, है ना। तो ए ने बी को ना ये खेत ना गिफ्ट कर दिया, मैंने कहा तू भी जाकर ले, मैं उसने बोला देखो जो आम के पेड़ लग रहे हैं ना, इनका यूज मैं करूंगा, यूसुफ्रुख, है ना, हमने पढ़ा था यूसुफ्रुख मॉर्गेज वाला। तो उसने बोला देखो इसका जो यहाँ पे है, इसका यूज इंजॉयमेंट मैं करूंगा, प्रॉपर्टी मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूं, और मैं मर जाऊं तो सब तेरा, है ना। ऐसा हो सकता है ये बोल दे भाई एक काम, खेत तुम्हारा, मगर इसमें जितने आम के पेड़ लग रहे हैं ये सब इसका यूज मैं करूंगा, आम बेच के मैं कमाऊंगा, प्रॉपर्टी तेरी हो गया गिफ्ट में, और मैं मर जाऊं उसका पेड़ भी तेरे, खूब खाइयो खूब कमाइयो। तो सवाल है कि क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, यस सर। 58 के साथ मुझे बताओ, इसका मुझे बताओ ABCDEF में कौन सा था, डी था क्या, BCD, हाँ ठीक है, वेरी गुड, डी। अब क्या है, तो इसमें भी वही बोल रहा, क्या ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं, सवाल मेरा ये है, क्या मुस्लिम्स में ऐसा गिफ्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी दे दे मगर यूसुफ्रुख अपने पास, इज इट वैलिड गिफ्ट और इनवैलिड और रेगुलर और जो मर्जी आप बता, बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैलिड है ना, बिल्कुल। ये देखो वैसे क्या है कि कंडीशन आप लगा रहे हो, गिफ्ट वैलिड होता है, कंडीशन वैलिड होता है, और ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, ऐसा कर सकते हैं, सिया सुन्नी दोनों में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, उसका इंजॉयमेंट अपने पास रख सकते हो, है ना। मगर सपोज करो कि ऐसा हो जाए, अब उल्टा हो गया इसका,
ये प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं आम के। इसने बोला कि डी एक काम कर, मैं तुझे आम के पेड़ पेड़ गिफ्ट कर रहा हूं, बस प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। क्या ये कर सकते हैं? उल्टा, पहले वाले एग्जाम्पल का उल्टा हो गया ये। पहले मैं प्रॉपर्टी दे रहा था और उसका इंजॉयमेंट अपने पास रखता, अब इंजॉयमेंट दे रहा, प्रॉपर्टी अपने पास रखता। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें क्या है कि आप सुन्नी अगर हो तो नहीं कर सकते, आंसर नो हो जाएगा। शिया हो तो आंसर यस हो जाएगा, कर सकते। तो शिया में वैलिड हो जाएगा, शिया में वैलिड हो जाएगा, सुन्नी हो तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सुन्नी में नहीं कर सकते आप, खाली यूसुफ दे दो और प्रॉपर्टी रख लो, बस शिया हो तो कर सकते। तो ये लिख लो आप, है ना। इसमें हल्का सा वो है, कैच है ना। ठीक है, तो क्या है कि आप कंडीशनल गिफ्ट में 2-3 पॉइंट निकल के आ गए ना। कंडीशनल गिफ्ट में 2-3 निकल आए कि भाई अगर प्रॉपर्टी रख रहा है, वो दे रहा है तो वैलिड है। अगर इंजॉयमेंट दे रहा है, प्रॉपर्टी रख रहा है, तो सिया में वैलिड है, सुन्नी में वॉइड है ना। और कंटीजेंट गिफ्ट है तो वॉइड है, जैसे कंटीजेंट मैरिज वॉइड थी। एक होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है, आपको बताता हूं। एक होता है एक और आपको बताता हूं टर्मिनोलॉजी, होता है अरियत। अरियत, ARRIAT, एक शब्द होता है अरियत। ये भी गिफ्ट है एक तरीके का, ये भी क्या है, गिफ्ट है। अरियत क्या है, गिफ्ट है। ये गिफ्ट जो देते हैं ना, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। किस लिए होता है अरियत? चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। इसमें करते क्या है अरियत में, आपको करनी है चैरिटी। अब आपने क्या करा, आपका एक मकान, एक बिल्डिंग है आपकी, है ना, एक ही बिल्डिंग है। इन्हें बोला एक काम करो, एक कोई एनजीओ पकड़ी, उसने बोला देखो चैरिटी के लिए काम करो, इसमें तुम बच्चे बच्चे पढ़ा लिया करो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसका कॉर्पस जो है, जो प्रॉपर्टी है, जो कॉर्पस है, वो तो अपने पास रख रहा है, मगर इसका जो कहते हैं वही क्या बोलते हैं इसका, यूसुफ यूसुफ ये ट्रांसफर कर रहा है। हमने पढ़ा कि अगर आप प्रॉपर्टी रखते हो और सिर्फ यूसुफ रख देते हो, शिया में वैलिड होता है, सुन्नी में वॉइड होता है ना। ये तो पढ़ा था हमने। ये वाला जो अरियत है, ये एक अलग टाइप का गिफ्ट है। ये सिर्फ चैरिटेबल पर्पज पे चलता है और ये वैलिड होता है। ये मोर लाइक है ना, मतलब इसे आप ऐसे मत समझना कि इसे आप समझो एज लाइसेंस होता है ना, ये एज अ लाइसेंस होता है कि ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसे, कि तुम लोग इसे यूज कर लो अभी, और प्रॉपर्टी का जो वो है वो मेरे पास है। तो ये चैरिटेबल, मगर ये स्पेसिफिक चैरिटेबल पर्पस के लिए ही वैलिड होता है। ऐसे नहीं दे सकते किसी को तो ऐसे दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, है ना, किसी को प्यार मोहब्बत में दे दिया, वो नहीं दे सकते। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। ऐसा लाइसेंस आप उसे यूज करने के लिए देते हो, अपनी जगह को, जगह आपके पास है, वो भी गिफ्ट होता है। अरियत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पीटी पर्पज से पूछता नहीं है। लाइक लीज, लीज और लाइसेंस में फर्क होता है थोड़ा सा, है ना। लाइसेंस में क्या होता है ना, लाइसेंस में आपको पोजेशन को, मतलब कि पोजेशन का राइट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ यूज करने का एक तरीके से आप समझो कि आप उसे वो दे रहे हो, लिबर्टी दे रहे हो यूज करने की। लीज में आपका राइट बन जाता है वहां पर जाने का। लाइसेंस वाला कभी भी मना कर सकता है, लीज वाला मना नहीं कर सकता। तो थोड़ा लाइसेंस, लीज में लाइसेंस और हल्के किस्म का राइट होता है, लाइसेंस काफी हल्के किस्म का राइट है, लीज में थोड़े राइट्स आपसे ज्यादा मिल जाते हैं। तो मैं लाइसेंस बोल रहा हूँ, लीज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एरियत, मगर एक टर्मिनोलॉजी है, बाई चांस उठा के पूछ दे आपसे कभी, तो कम से कम दिमाग में कहीं तो खट के पूछ देगा एरियत का किस कैसा गिफ्ट होता है, तो आपको पता तो कि चैरिटेबल गिफ्ट होता है ना। एक होता है हिवाए एवज, एक और नई एक टर्मिनोलॉजी सुनो, सॉरी हिवाए एवज नहीं, हिवा बिल एवज, हिवा बिल एवज।
हिबा आपको पता है गिफ्ट को कहते हैं, है ना, तो मतलब गिफ्ट। एवज को पता क्या कहते हैं? एवज तो वर्ड सुना होगा आपने, दान। नहीं नहीं नहीं, वो तो गिफ्ट होता है, दान, हिबा, गिफ्ट, दान। एवज होता है, एवज तो आपने सुना होगा, इसके एवज में उसने वो दिया, है ना। मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसके एवज में आप मुझे फीस देते हो। पार्टी कर, पार्टी कर जाओगे, पार्टी कर, ये तो वर्ड ही कुछ समझ नहीं आया क्या लिखा आपने। पार्टी कर, पार्टी नहीं कर। एवज मैं बता देता हूँ, तो एवज का मतलब हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके एवज में आप मेरे को फीस दे रहे हो, ठीक है, तो इसी के बदले कुछ, हाँ वही वही वही, बस समझ गया आप। तो हिवाए एवज से अब आप समझ पा रहे होंगे कि किसी चीज के बदले कुछ वो क्या कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है ना। इसी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया ना हिवाए एवज से, कि किसी चीज के बदले आदमी गिफ्ट कर रहा है, इसको बोलता है हिवाए, हिवा बिल एवज, है ना। इसमें होता क्या है कि जो डोनी है, जो डोनी है उसने कुछ ना कंसिडरेशन दे दिया डोनर को पहले कभी। सपोज करो कि डोनर ने क्या किया ना, सोचो कि उसकी जान बचा ली कहीं, या फिर समझो कभी बहुत बुरे वक्त में चल रहा था, रोटी खिला दी, पढ़ने के लिए फीस दे दी थी उसको, है ना। जब बुरा वक्त चल रहा था डोनर का उस टाइम पे, आज से 20 साल पहले की वो दर्दनाक रात आज भी इसको याद होगी, है ना। फिर ये बड़ा हुआ, फिर इसने पैसे कमाए, अमीर आदमी बन गया। फिर ये अमीर आदमी बनने के बाद, उसके बाद धोनी के बाद कह रहा कि याद है आपको मैं कौन हूँ? भाई साहब आप कौन? क्या आपने एक बार ना मेरे को अपना कंबल दिया था रात को रोड पर सोने के लिए, इतना गरीब था मैं, आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, अब मैं आपको ना एक बड़ी गाड़ी और एक बड़ा मकान गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। यही होता है हिवाए, हिवा बिल एवज। उसने पहले उसके लिए कुछ कर दिया है, कुछ उसे दे दिया है, अब ये एकदम जज्बाती हो गया है कि मैं तो इसे कुछ दान देकर, कुछ गिफ्ट देकर, है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कंपनसेशन, कंपनसेशन जैसा ही लग रहा है वैसे देखा जाए तो कंपनसेशन में पहले नुकसान तो हो किसी का। देखो कंपनसेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डैमेज हो, है ना। कंपनसेशन वर्ड तभी आएगा जब रात होगी, तभी तो दिन वर्ड का इस्तेमाल करोगे आप। अब जब नुकसान नहीं हो रहा है तो कंपनसेशन वर्ड क्यों यूज करोगे? ये गिफ्ट है, ये एहसान उतार रहा है। ऐसे आप देखो नॉर्मल उसमें देखो तो एहसान उतार रहा है बेचारा, है ना। एक होता है, एक और है, एक और बढ़िया चीज इसमें, एक और निकल के एक और टर्मिनोलॉजी आएगी, हिबा बा शर्त उल एवज। वो था हिवाए एवज, हिबा बिल एवज, ये हो गया हिबा बा शर्तुल एवज। अब देखो एवज आपको पता ही क्या होता है, किसी चीज के बदले। हिबा पता ही है गिफ्ट होता है। शर्त पता ही आपको, शर्त, शर्त तो पता ना आपको, मेरी एक शर्त है, कंडीशन। तो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब आदमी गिफ्ट कर रहा है ना, गिफ्ट कर रहा है तो एक शर्त लगा रहा है, कंडीशन लगा रहा है, देखो मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा मगर शर्त यह है कि तुम मुझे 1 साल बाद एक सोने की घड़ी दोगे, है ना। ये शर्त लगा दी उसने, मैं आज तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं, 1 साल बाद तुम मुझे ये गिफ्ट कर देना। ऐसा अगर कॉन्सेप्ट जो है ना, इसे बोलते हैं हिबा बा शर्त उल एवज, शर्त उल एवज, है ना। तो पहले गिफ्ट कर रहा है, फिर उसके बाद रिटर्न ले रहा है। और हिबा उल एवज, बुल एवज, बिल एवज क्या था वो? हिबा बिल एवज। तो हिबा बिल एवज में पहले उसके लिए किसी ने कुछ कर दिया था, बाद में गिफ्ट कर रहा था। इन दोनों में यही फर्क है। शर्तुल एवज में क्या कर रहा है, पहले गिफ्ट कर रहा है, बाद में रिटर्न ले रहा है, कह रहा है अच्छा मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, अब बताओ मुझे क्या दोगे तुम? सोने की घड़ी रोलेक्स की ला के दोगे? दिला के दूंगा कि ठीक है चलो ये लो तो गिफ्ट, है ना।
तीन चार तरीके गिफ्ट समझ में आ गए, नहीं आ गए? आ गए हैं? हिबा बशर्तुल एवज, हिबा बिल एवज, अरियत, ये सब कहीं कोई उठा के पूछते आपसे। एक और होता है, एक होता है सद्दाक। SADAQAH, सद्दाक। सद्दाक भी तरीका गिफ्ट है। जैसे अरियत था ना, अरियत आपका किसके लिए था? अरियत किसके लिए था? चैरिटी के लिए, चैरिटेबल पर्पज के लिए। ये सद्दाक जो होता है ना, रिलीजियस पर्पज के लिए होता है। सद्दाक किसके लिए होता है? रिलीजियस पर्पज के लिए आप, है ना? सद्दाक किसके लिए होता है? रिलीजियस पर्पज के लिए जो आप गिफ्ट देते हो उसे कहते हैं सद्दाक। और सद्दाक की खासियत ये है, सद्दाक वाले गिफ्ट की खासियत ये है कि आप चाहो तो 2 आदमियों को दे दो, 4 आदमियों को दे दो, एक से ज्यादा आदमियों को एक साथ दे सकते हो, है ना? और उसकी एक और खासियत है, इसमें डोनी की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। डोनी इसे एक्सेप्ट करे ना करे, नो इशू, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है डोनी की। नॉर्मली गिफ्ट जो होता है उसमें डोनी को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट, हम पढ़ रहे हैं। सद्दाक में डोनी एक्सेप्ट करे ना करे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सद्दाक किसके लिए? चैरिटी के लिए। अरियत किसके लिए? सॉरी, अरियत चैरिटी के लिए, सद्दाक किसके लिए? रिलीजियस पर्पज के लिए, है ना? है ना? समझ में आ गई? आगे बात समझ में आ गई? गिफ्ट के सारे समझ में आ गए, कंडीशनल फंडिशनल सब समझ में आ गया। चलो, इसके बाद आते हैं विल पे। गिफ्ट में इतने बहुत है कौन से। विल से आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, 2-3 चीजें तो हमने देख ली थी अभी पीछे ही, गिफ्ट के साथ ही हमने 2-3 चीजें देखी विल की भी, है ना? क्या देखा था हमने कि भाई कॉम्पिटेंसी में हमने देखा, यहाँ पे लेगेटर लेगेटी होते तो कॉम्पिटेंसी देखी कि लेगेटी जो है, जो लेगेटी है वो कॉम्पिटेंट ना हो चलेगा, है ना? वो चलेगा, है कि नहीं? और क्या था? रिलीजन में था कि अगर लेगेटी नॉन मुस्लिम हो तब भी चलेगा, है ना? और विल खुलती कब है? विल का मतलब इफेक्ट में कब आती है? कब इफेक्ट में आती है विल, बताओ? विल कब इफेक्ट में आती है बताओ? आज आज सपोज करो 1 जनवरी को ए ने विल बनाई, आज विल बनाई है, और उसके बाद 15 मार्च को भाई साहब मरे हैं, बताओ कब विल इफेक्ट में आएगी? बिल्कुल सही बात है, आफ्टर डेथ आएगी, है ना? आफ्टर डेथ, मतलब 15 मार्च जिस दिन मरेंगे उसके बाद आपकी विल इफेक्ट हो जाएगी। विल वसीयत, वसीयत तो आप समझते ही होंगे, उर्दू वर्ड है ना? उर्दू वर्ड है वसीयत, है कि नहीं? अब आ जाओ जी, अब देखो इसमें ना विल में ना बड़ा कॉन्सेप्ट है, और विल में और गिफ्ट में सब में थोड़ा थोड़ा देखते हैं अभी क्या नया कुछ निकल के आता है। विल में ना सिया सुन्नी का अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है? सिया सुन्नी का क्या चलता है? अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो सुन्नी में क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछता है इसलिए बोला सिया सुन्नी का ये ना डिफरेंस याद रखना। कह रहा है कि मान लो सपोज ए है, ए के पास एक मकान है, ये चाहता है विल करना बी को। ए के 2 बच्चे भी हैं, एक एस है एक डी है, सन है एक डॉटर है। बी इसका पड़ोसी है, बी इसका कोई भी है, मतलब ऐसे अननोन ऐसे ही है, मतलब एलआर नहीं है, मतलब ओवरऑल। तो विल का सुन्नी का रूल कहता है कि ए अपना 1/3 भाग, अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 भाग नॉन हेयर को, जो हेयर नहीं है, विदाउट कंसेंट ऑफ अदर हेयर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कहने का अर्थात ये है कि सुन्नी पुरुष अगर किसी नॉन हेयर को, जो उसका हेयर नहीं है, उसको अगर बिना पूछे
अपने बच्चों से बिना मर्जी के बिना उसके देना चाहे तो कितना दे सकता है? मैक्सिमम 1/3 भाग। कितना दे सकता है? 1/3। ये 1/3 याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये तो नॉन एयर की बात थी। और अगर S1D ऐसे 3 लोग हैं, ये कह रहा है कि मैं अपनी बेचारी डॉटर से बड़ी पसंद है और बहुत प्यार करता है अपनी डॉटर से, तो कह रहा है कि चलो मैं इसको गिफ्ट दे दूं, 1/3 ही दे दूं, 1/2 दे दूं, 1/6 ही दे दूं, कुछ नहीं तो फिर ये कुछ नहीं दे सकता। नो, विदाउट कंसेंट कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें अदर हेयर से कंसेंट नहीं मिलेगा। 2 चीजें हैं सुनने में, पकड़ लो अभी। अगर अपने ही लीगल हेयर को देने का इसकी इच्छा उठी है तो फिर अदर लीगल हेयर से पूछे बिना 1 फूटी कौड़ी नहीं दे सकता। सपोज करो 4 लड़के हैं और एक लड़का इसका जो छोटा वाला इसे बहुत प्यार करता है, उससे कह रहा इसको दे जाता हूं कुछ में गिफ्ट में, तो बिना तीनों और लड़कों से पूछे 1 फूटी कौड़ी नहीं दे सकता। मगर अगर किसी पड़ोसी को देने की बारी आएगी तो फिर बिना पूछे 1/3 दे सकता। आई बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर कर लेना इसको अपने दिमाग में, ठीक है। अब आ जाओ सुन्नी था, ये सिया में आ जाओ। सिया थोड़ा आसान है। सिया कह रहा है कि 1/3 विदाउट कंसेंट किसी को भी दो, कोई इशू नहीं है। 1/3 विदाउट कंसेंट किसी को भी दो, कोई इशू नहीं है, वो चाहे लीगल हेयर हो चाहे नॉन लीगल हेयर। तो सिया थोड़ा इजी पड़ रहा है। इसमें सिर्फ ये है कि इतना पता कितना कहीं कर सकते हैं, 1/3 भाग आप कर सकते हैं। 100 रुपए है तो 33 रुपए आप बिना मर्जी के भी किसी को भी दे दो। आप अपने लड़के को दे दो, पड़ोसी को दे दो, किसी को भी दे दो। सुन्नी में क्या है कि अपने लड़के को देना है तो बाकी लोगों से पूछना पड़ेगा, पड़ोसी को देने तो कोई बात नहीं, किसी की इजाजत नहीं। 1/3 भाग है ना। एक तो आपने ये पकड़ लिया। इस वाले उसमें कोई कंफ्यूजन तो मुझे अभी बताओ। क्लियर है ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब एक और चीज समझो, कि सपोज करो पहले हम सुन्नी को ही पकड़ते हैं। सुन्नी में जो रूल चलता है डिवाइड का, वो चलता है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना। एक बात ये समझो, जो सपोज करो ए है, ए ने क्या करा, एक बिल बनाई। विल में क्या किया, XYZ 3 लोगों को विल में वो दिया। कितना दिया, 1/3 दिया, 1/6 दिया, 1/6 दिया, है ना। 1/3 दिया, 1/6 दिया, 1/6 दिया। X को 1/3 हिस्सा मिल गया प्रॉपर्टी में, Y को 1/6 मिलेगा, Z को 1/6 मिलेगा। अब विल वो कितनी कर सकता है, आप मुझे बता सकते हो? आपको पता है सुन्नी नॉन हेयर को कर रहा है, ये XYZ तीनों नॉन हेयर है, ठीक है। कितनी कर सकता है इनको इन टोटल? 1/3। 1/3 तो देखो ऊपर वाले को दे दी, फिर 1/6 इधर भी दी है, तो क्या कह रहा है कि टोटल तो 1/3 ही दे सकते हो ना तुम। तो कहेगा रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इन सबको टोटल 1/3 प्रॉपर्टी में से मिलेगा, टोटल 1/3 में से मिलेगा। कैसे मिलेगा कि भाई इस पे इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो आएगा 2:1:1, 2:1:1। मतलब कि टोटल ये जो 1/6 को भी भूल जाओ, इसे ना एक काम करते हैं, पैसे में करता हूं मैं, ऐसे ना आप 1/3 और ऐसे भूल जाओगे। सपोज करो 90 रुपए उसके पास है, ठीक है। ऐसे मान के चलना, प्रॉपर्टी को ऐसे डिवाइड करोगे ज्यादा जाएगा। इसने क्या करा, 1/3 मतलब X को दिए 30 रुपए, Y को दिए 15 और Z को दिए 15, ठीक है। मगर सुन्नी दे कितने सकता है, मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 30 रुपए की। अब 30 तो इसने यही दे दिए।
मगर इसमें अब सिस्टम क्या बनेगा, इसमें सिस्टम क्या बनेगा, इसको मिलेंगे लगभग 2:1 अगर रेशियो निकालोगे तो इसको मिलेंगे करीब 30 में से 22 भी नहीं मिलेंगे, इसको मिलेंगे 7 दूनी 14, इसे मिलेंगे 15 रुपए, इसे मिलेंगे 15, इसको मिलेंगे 7.5 और इसको मिलेंगे 7.5। इसे बोलता है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि भैया वो जितना दे देगा उसमें से सबको उनके हिस्से के बराबर मिलेगा, पर टोटल जो हिस्सा है 1/3 से ज्यादा जा नहीं सकता, वो हमारे पास अपर लिमिट है सुन्नी में। तो हम क्या करेंगे, सबको उनके रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शन में देंगे। और प्रोपोर्शन ये बनता है, भाई 90 रुपए की टोटल प्रॉपर्टी थी, 30 रुपए से 15 रुपए से दे दिए थे। उसने क्या करा, इनका रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं सुन्नी में, उसे 15 दे देंगे, 7.5 दे देंगे, 7.5 दे देंगे। अब ये टोटल मिला के जो है देखो, ये 15 और 7.5, ये सारा 7.5 मिला के ये टोटल हो गया 30 रुपए। तो 1/3 जो देने की थी वो देखो क्लियर होगी। आई बात समझ लो। सुन्नी में कौन सा रूल चलता है, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको मिलेगा। वेरी गुड। अब देखो सिया में सिस्टम नहीं है। सिया में बोला क्या है, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफरेंशियल चलता है, वहां पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। अब देखो इसी वाले अगर एग्जांपल को आप लो, ए ने क्या करा, 90 रुपए की प्रॉपर्टी में एक्स को 30 दिए, वाई को 15, जेड को 15, है ना, यही तो करे। अब यहां पर अगर वो सिया है तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के उसके तहत, सिद्धांत के तहत एक्स को 30 रुपए मिल गए, यहां पर 1/3 का कोटा पूरा हो गया, वाई और जेड जाए भाड़ में। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में होगा, जैसे ही 1/3 तक का जो कैप है वो कवर हो जाएगा, सो ये खेल खत्म। सपोज करो इसको 20 रुपए दिए होते, सपोज करो इसे 20 दिए होते और इन्हें 15 दिए होते, पहले तो इसको 20 देते, उसका 10 रुपए और दे सकते हैं, तो वाई को 10 देते, इसको कुछ नहीं मिलता और दोनों को मिला के हो जाता 30 रुपए, काम खत्म, है ना। मतलब कि सिया में क्या है, जो पहले आएगा, जो पहले 1/3 तक ले जाएगा उतना ले जाएगा, नीचे वालों को कोई वो नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया नीचे वालों पर। और सुन्नी में क्या है कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि भैया सबको देंगे। क्लास 2 ईयर में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो उसमें मगर एक चीज इसमें ये भी तो है, हमें 1/3 की कैप देखनी है ना। तो सपोज किसी को हमने 10 रुपए दिए ऊपर वाले को, फिर 10 रुपए दिए, फिर 10 रुपए दिए, तो फिर भाई इसका 10 भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 10 कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, टोटल तो 1/3 की हमारी वैल्यू कंप्लीट हो रही है ना। हिंदू लोग क्लास 2 में क्या था कि आप सारा ले जाते थे, जो पहली उसमें एंट्री में आ गया, थोड़ा लिंक कर रही है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लिंक वही है, तरीका वही है, सही कह रहे हो आप, कुछ याद आ जाए तो, है ना। तो इतना बस याद रखना कि सिया में क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, और सुन्नी में क्या है, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और 1/3 की कैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिया में तो ये 1/3 आप किसी को भी दे दो, कोई इशू नहीं है। सुन्नी में ये कि अगर अपने घर वालों को दे रहे हो तो फिर भैया कंसेंट लेनी पड़ेगी, और बाहर वालों को देने के लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है ना। आगे बात समझो, किसी भी तरीके का कोई भी, दोनों टोटल 1/3 होगा। हाँ है, दोनों में 1/3 ही है कैप तो 1/3 की है। एक्चुअली 1/3 की पता है कैप लगाई क्यों है, ऐसा ना हो कि विल करके ना बंदा ना किसी पूरी प्रॉपर्टी सपोज है, जो मुस्लिम लॉ में इसके पीछे उन्होंने जो अपना रीजनिंग दी है वो ये दी है कि ऐसा ना हो कि आदमी विल करके सब पूरी प्रॉपर्टी दे जाए, तो भाई जो उसके बच्चे हैं, जो उसके वाइफ है, जिनका भी मतलब लाइबिलिटी है उसके ऊपर, उन्हें कौन मेंटेन करेगा, और उनके लिए तो कुछ छोड़ दिया। तो इतना बोला कि आप 1/3 दे सकते हो, बाकी जो बटेगा 2/3 उससे बच्चे पलेंगे, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ, 1/3 की कैप लगा दी है ना। एक चीज और समझ लो, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। एक होता है डेथ बेड गिफ्ट। डेथ बेड गिफ्ट क्या होता है कि आप बिल्कुल अपनी जो सैया होती है मरने वाली, अब आपको पता है कि मैं कभी भी बहुत बीमार रहता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, एकदम इन्फॉर्म हो गए हो आप, एकदम होता नहीं, बीमार रहते हो, दिमाग भी बीमार हो गया तो आपका, ऐसी स्थिति डेथ बेड बोलते हैं, मतलब आप अपनी मौत की सैया पे हो। ऐसे में अगर आप कोई गिफ्ट कर दो तो उसकी क्या वैलिडिटी है
है ना। ऐसे में अगर आपको गिफ्ट कर दो तो उसकी क्या वैलिडिटी है, तो इसे समझ लो ऐसे कि तो ऐसे में क्या होता है, गिफ्ट के तो सारे पूरे होने ही चाहिए, गिफ्ट के जितने एसेंशियल है ना वो तो सब पूरे होंगे ही होंगे, प्लस प्लस विल का 1/3 वाला रूल भी लग जाएगा, बस इतना ही है ना, है ना। क्या हो जाएगा, डेथ बेड गिफ्ट आप कर रहे हो तो गिफ्ट के तो सारे एसेंशियल कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, प्लस विल का 1/3 जो अपर लिमिट है वो रूल भी लग जाएगा कि आप 1/3 से ज्यादा गिफ्ट नहीं कर पाओगे। नॉर्मली आप गिफ्ट चाहो तो पूरा कर सकते हो, मगर क्योंकि आप डेथ बेड गिफ्ट कर रहे हो, आप मरने लिए बैठे हो, तब फिर कहीं आप जज्बाती हो के कहीं सब कुछ ना लिख जाओ किसी के नाम, इसलिए 1/3 के अपर लिमिट लगा। हाँ, ये भी 1/3 ही कर पाएंगे भाई साहब डेथ बेड गिफ्ट में। मर्जुल मौत बोलते हैं इसको, उर्दू में बोलते हैं मर्ज उल मौत, मर्जुल मौत, इंग्लिश में बोलते हैं डेथ बेड गिफ्ट। मर्जुल मौत मतलब डेथ बेड को बोलते हैं, है ना। मर्जुल मौत मैंने कहीं कहाँ पढ़ा याद नहीं आ रहा, कहीं नहीं पढ़ा मैंने बहुत। चलो गिफ्ट खत्म, बिल खत्म, अब आ गया आपका वक्फ। वक्फ है ना, तो वक्फ क्या आपको पता है, टीपी में लिखा था क्या मर्जुल मौत। हाँ ऐसा तो था कि हिंदू अगर कोई मूवल प्रॉपर्टी देता तो उस पर अप्लाई नहीं करेगा, डेथ के टाइम पे दिया, 129 में ही लिखा था वो, है ना, ये तो हमने पढ़ा था। मर्जुल मौत जैसे वर्ड वर्ड यूज नहीं किया तो मैं बताऊँ। चलो वक्फ पे चलते हैं, वक्फ पता आपको क्या होता है? वक्फ क्या है? बताओ वक्फ क्या है? Trust, more like a trust. You can say that it is a trust, but it is not a trust. Waqf is a permanent dedication. Permanent dedication of property for इस्लाम और अल्लाह और, है ना, पायस लिए चैरिटेबल पर्पज के लिए। तो आप अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों आती है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, मैंने जनरलाइज किया इसको। परमानेंट डेडिकेशन, जब आप अल्लाह को कोई चीज दे देते हो ना, चाहे रिलीजियस पर्पज से हो, चाहे चैरिटेबल पर्पज से हो, चाहे पायस पर्पज से हो, किसी भी पर्पज से हो, अगर आप दे देते हो तो वो होता है वक्फ, है ना। क्या होता है? वक्फ होता है। सपोज करो एक व्यक्ति है, ए है, मुस्लिम है, एक मकान है उसके पास, उसने क्या किया, इसको वक्फ कर दिया कि मैं ये मकान अपना वक्फ में दे रहा हूं और इसका यूज करा जाए, इस मस्जिद बना दो, है ना, या बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी, कोई भी चैरिटेबल रिलीजियस कुछ भी पर्पज है कि नहीं। तो आप समझो वक्फ, आपको समझोगे क्या है, परमानेंट डेडिकेशन है ना। तो इससे सब कुछ अल्लाह के नाम दिया, सब कुछ अल्लाह, इसीलिए कहता है कि एक बार वक्फ आपने कर दिया ना तो फिर आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। आप वक्फ एक बार हो गया तो वो रिवोक नहीं होता, जो एक बार गया वो गया, क्योंकि अल्लाह के नाम है, जो अल्लाह के नाम है फिर वो अल्लाह से वापस थोड़ा आता है कि नहीं। तेरा तुझको अर्पण वाली बात है, अगर आप इसे अगर ऐसे समझो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, वो वाला ऐसा। वन सबक ऑलवेज अवर, है ना। और वन सब मॉडगेज ऑलवेज अ मॉडगेज किस केस में कहा था बताओ चलो। वेरी गुड, अब बताओ चलो, केस मैंने पढ़ाया था आपको। ऑप्शन दे दो सर, बस ऑप्शन पूछ लेता आप बार बार। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं ऑप्शन क्या है, 4 याद करूंगा, बताऊंगा, आप मुझे बता दो तुरंत।
मैं आंसर ही बताता हूँ, हैरिस वर्सेस हैरिस में कहा था, इतना आसान केस है, हैरिस हैरिस, है ना। उसके बाद एक लाइन आगे जोड़ दी थी कि नथिंग बट अ मॉर्टगेज, नोआक वर्सेस राइस। सिंपल सिंपल है, 2 बार पलट दोगे याद हो जाएगा। चलो आओ वक्फ पे आते हैं। अब देखो वक्फ करने की क्या क्या वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट क्या है। जो वक्फ कर रहा है उसको वाकिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाकिफ। जो वक्फ करता है वो वाकिफ होता है। तो वाकिफ होने के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना। पहला, मुस्लिम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मैं तो करूंगा नहीं, कोई हिंदू मतलब कोई हिंदू तो करेगा नहीं, है ना। साउंड माइंड होना चाहिए, नाइस। 18+ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आ गई है ना। और क्या कर सकता है? पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पर्सनल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि राइट्स वाले में, अरे राइट्स वाले में ये कहा था कि नथिंग बट अ मॉर्टगेज, वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज, हैरिस वर्सेस हैरिस का। ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इन द सेंस, पर्सनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? पर्सनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी हो। ऐसा ना हो कि किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, या कोई गिरवी रख गया था, प्लेज कर गया था, या कोई मॉर्टगेज कर गया था, आपने उठा के उसी को वक्फ कर दिया। नहीं, अपनी पर्सनल खुद के जिसके आप ओनर हो उसी को आप कर सकते। ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल है, मुस्लिम होना चाहिए, साउंड में 18 साल से ऊपर, और अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हो, किसी और की प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते। दूसरा, इट में बी ओरल और राइटिंग। तो ऐसा कुछ नहीं कि राइटिंग में ही वक्फ करना है, आप मुंह से भी कर सकते हो, है ना, ओरल भी हो सकता है। एक चीज बस इंपॉर्टेंट है कि आप जब वक्फ कर रहे हो, आपकी इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप वक्फ करना चाहते हो। आप वक्फ करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन जो उसका परिणाम है, यस बिल्कुल राइट। तो इंटेंशन होनी चाहिए कि वक्फ आप करना चाहते हो, तो इंटेंशन होनी चाहिए कि अल्लाह को ही देना है सब कुछ आपको, है ना, अल्लाह को ही सब कुछ देना है। ठीक है। मैंने आपको पर्पज बता ही दिया, वक्फ का पर्पज क्या होता है, इस्लामिक, चैरिटेबल, रिलीजियस। नॉन इस्लामिक के लिए आप वक्फ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। नॉन इस्लामिक के लिए वक्फ नहीं कर सकते, याद रखना, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कल की ये लो इसमें मंदिर बना लो, वो वक्फ नहीं कर सकते। इस्लामिक पर्पज के लिए ही आप वक्फ कर सकते हो, है ना। किसी इलीगल पर्पज के लिए नहीं कर सकते। सपोज करो आपने बोला कि ये लो इसमें एक ना गैम्बलिंग हाउस बना लेना, जुआ खेलने वाला घर, वो नहीं कर सकते, उसके लिए भी आप वक्फ नहीं कर सकते, उसके लिए भी वक्फ नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो ये रहा मकान, इसके 2 हिस्से करो, है ना। अब ए होशियार जो है ना, ए, इसने क्या किया, इसको तो बोला कि इसमें तो बच्चे पढ़ाओ, इसमें बोला इसमें जुआ खेलो। मतलब एक वैलिड पर्पस, एक इलीगल टाइप का, है ना, इलीगल पर्पस के लिए वक्फ किया इसने, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखो 2 चीज है इसमें, कि अगर इस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, तो फिर वैलिड वाले का वक्फ वैलिड माना जाएगा, ये माना जाएगा वक्फ हुआ है, और इस वाले को माना जाएगा कि ये वक्फ कभी हुआ ही नहीं था, ये प्रॉपर्टी एक ही रहेगी। तो कल कोई मतलब पुलिस केस करे तो ए ही फंसे, है ना। और ये वाली प्रॉपर्टी ना वक्फ में चली जाएगी। हमारे ऐसा हो जाए कि यार इसे डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते प्रॉपर्टी, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करेंगे, तो फिर बोलेंगे कि ये ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि पूरी प्रॉपर्टी ना सिर्फ वैलिड पर्पस के लिए, बच्चे पढ़ाने के लिए ही इसने करी थी। ये वाला जो पर्पस था लीगल पर्पस, इसे हटा देंगे उसमें से। अगर डिवाइड प्रॉपर्टी नहीं कर सकते तो ऐसा माना जाएगा कि ये सिर्फ वैलिड पर्पस के लिए ही वक्फ किया गया, इनवैलिड के लिए कभी करा ही नहीं गया। और अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वैलिड वाले को तो इधर ले लेंगे, इनवैलिड वाले को वापस कर देंगे, मर तू मर, हमें क्या टेंशन है ना। बात समझ में आई? चलो जी, ये भी समझ में आ गया।
एक चीज और देख लो एक बार, ए है वही वाला ये है ना, इस पर कई आम के पेड़ लगे हुए हैं। ए ने क्या करा, वक्फ करा, अपने इस खेत का वक्फ कर दिया और बोला कि ये पेड़ तो मैं ही रखूंगा अभी, जब तक आम खा सकता हूँ तक आम खाता हूँ, और फिर जब मैं मर जाऊंगा तब ये भी ले लेना, मगर अभी जो मैं वक्फ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ, यूसुफ रक्त का नहीं करता। ठीक है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, इज इट परमिसिबल, इट इज वैलिड, ऐसा वक्फ कर सकते हैं क्या, ऐसा वक्फ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ऐसा? बोले प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ले जाओ वक्त में, कि आम के पेड़ मुझे दे जाओ, ऐसा कर सकते हैं क्या? सोच रही हूँ, सोचो, शायद नहीं। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम है इसमें। सुन्नी में कर सकते हैं, सुन्नी में वैलिड है, सिया में नहीं कर सकते। ठीक है, सुन्नी में कर सकते हैं ऐसा, ऐसा वक्त, सिया में ऐसा नहीं कर सकते, सिया में आपको प्रॉपर्टी और उसका यूसुफ दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, शिया में नहीं कर सकते, सुन्नी में कर सकते हैं, लिख लेना इसको, पूछता तो नहीं है मगर फिर भी बाई चांस पूछता। एक इंपॉर्टेंट इसी में एक चीज बताता हूं आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पर्पज से। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में सुना आपने कभी? आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में सुना है कभी? 27 में टीपीए में डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहां से आ गया? 27 में एक्सेलरेशन था टीपीए के, वो एक्सेलरेशन था, मैं साइप्रस बोल रहा हूँ। डॉक्टर ऑफ साइप्रस का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ए था, ए ने अपनी बिल्डिंग वक्फ करी, वक्फ इसलिए करी थी कि जितने भी ना 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए करी, स्कूल खोलो जी और 12वीं तक का स्कूल इसमें चलाना। 25 में, 25 में आपने साइप्रस पढ़ा था, डॉक्टर ऑफ साइप्रस आपको पता है? चलो डॉक्टर ऑफ साइप्रस समझ लो, तब बताना 25 में था नहीं था। ठीक है, तो ए ने क्या बोला, ए ने बोला कि आप एक काम करो, मेरी प्रॉपर्टी है, इसे मैं वक्फ कर रहा हूं और इसमें 12th क्लास तक के बच्चों का पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका गांव था एक, है ना? ठीक है, वहां के सब बच्चों को 12th क्लास तक पढ़ाया। अब वहां पे सारे बच्चे पढ़ गए 12th तक, अब कोई बच्चा ही नहीं पढ़ने के लिए, क्या करें? तो करे क्या? तो फिर उन्होंने कहा एक काम करो, सब छोड़ो अब ना, अब हम पढ़ाएंगे किनको, अब पढ़ाएंगे जितने भी बुढ़े हैं, जितने बूढ़े लोग हैं, 60-60+ वाले जो अनपढ़ हमारे गांव में, उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें भी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा इसे बोलते हैं। अब इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम प्रौढ़ शिक्षा के लिए करेंगे। यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस ये कहता है कि अपने नियरेस्ट, अगर सपोज करो प्रॉपर्टी जिस काम के लिए दी गई है उसका जो क्या बोलते हैं एम था, जो ऑब्जेक्ट था, है ना, एम था, ऑब्जेक्ट था, वो पूरा हो गया सपोज करो, तो उसका नियरेस्ट, लगभग उसी जैसा नियरेस्ट किसी और काम में आप यूज कर सकते, है ना? अब ऐसा नहीं है कि 12वीं तक को पढ़ाने के लिए जाता, अब आपने उसमें सोचा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दूं, वो नहीं कर सकते, वो तो नहीं हुआ ना नियरेस्ट टाइप का। अरे भाई बच्चे पढ़ लिए, बड़ों को पढ़ाओ, बड़े पढ़ लिए लाइब्रेरी खोल दो, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ काम करो आप। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। तो किसी आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब आप किसी वक्त करते हो ना, है ना, और वो अचीव कर लिया आपने एक वक्त के बाद कि भाई हमने 12th तक बोलता वो हमारा अचीव हो गया, तो उसका जो सिमिलर पर्पस, ओरिजिनल पर्पस के आसपास जो आपको दिखे, उसी काम के लिए आप प्रॉपर्टी को यूज करो। ये इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। नियरेस्ट वाली, तो नियरेस्ट वाली क्या बोली, आप क्या कहना चाहते हो नियरेस्ट वाली से? पच्चीस क्या कहता है? 25 तेरे टीपीए का दे खोल के जरा देखो, जरा 25 में क्या लिखा है मुझे बता दो। 25 में लिखा है कंडीशनल ट्रांसफर, 25 में लिखा है कंडीशनल ट्रांसफर टीपीए की अगर आप बात कर रहे हो।
और उसमें लिखा है कि अगर फ्रॉड की कंडीशन है, ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ है, तो क्या होगा, वो वैलिड नहीं होगा। यही लिखा है ना, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ऐसी कोई कंडीशन आपने लगाई है। तो उसमें ये साइप्रस कहां से आ गया, नियरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया बच्चे में? बुक में था तो बड़ा भैया मुश्किल काम है उसे ऐसे देखना। और 25 में एक्चुअल में टीपीए कहता है कंडीशनल ट्रांसफर की बात, कि आप कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो फ्रॉड के हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, अगर आप उसे लॉ को डिफीट कर दे, लॉ के प्रोविजन को। ये 25 कहता है। और साइप्रस बिल्कुल लगती है। साइप्रस क्या कहता है, देखो एक बार और समझो। साइप्रस साइप्रस समझ में आगे नहीं आ गया, तो आया नहीं आया, आ गया ना। साइप्रस समझो, छोड़ो उसको, पूछ देगा आपसे तो याद रखना बस, है ना। अब देखो एक चीज और पढ़ाता हूं मैं आपको। अब आपने वक्फ किया, तो वक्फ करने वाला कौन, वाकिफ, है ना, आपको पता ही है ना। अब जब वक्फ कर रहा है अपने इस प्लॉट का, तो एक बी को ना एक मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, कह रहा है ए बी, तू एक काम करियो, मेरे इस प्रॉपर्टी को ना वक्फ में कर रहा हूं, इसको कैसे यूज करना, क्या करना है, मैनेज तुम्हें करना है। इन्हें क्या बोला, ए ने बोला हे बी, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ, मैं वक्फ कर रहा हूं इस प्रॉपर्टी को, इसका मैनेज करो। तो ये जो मैनेजर होता है ना, जिसे मैनेजर बोलते हैं, इसको ना उर्दू में बोला था मुतावली। मुतावली, इसको क्या बोलते हैं, अरे वाह, हाँ मुतावली होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मुतावली, मैनेजर। ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को वक्त के लिए यूज करता है। इस मुतावली की बस इतना ही है, मुस्लिम होना चाहिए, नॉन मुस्लिम मुतावली नहीं हो सकता, ठीक है। साउंड माइंड होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, बेसिक बेसिक से। कोई ऐसी खास वो नहीं है इसकी, है ना। तो वो क्या करेगा, ऐसे समझो जैसे वो नहीं होता, वो ट्रस्टी जो होता है, ट्रस्ट को जो चलाते हैं, इसे आप ट्रस्टी समझो, आप मुतावली को, इसे आप ट्रस्टी समझो, है ना। मुझे ट्रस्टी से थोड़ा इसकी थोड़ी वो ज्यादा होती है, मतलब इसकी हैसियत ट्रस्टी से थोड़ी ज्यादा होती है, ये थोड़ा और ज्यादा राइट्स के साथ आता है ना। बट आप ऐसे मान सकते हो एज ट्रस्टी, है ना। तो इतना समझना, मुतावली क्या करता है, एक मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। एक और इसमें होता है, एक व्यक्ति और होता है, एक होता है आदमी सजदा नसी। SHIN, सजदा नसी। सजदा नसी कौन होता है पता आपको, जो रिलीजियस ना, रिलीजियस राइट वगैरह करता है, सेरेमनी वगैरह जो करता है, परफॉर्म करता है, जो ये होता है। जैसे सपोज करो ऐसा हो जाए कि एक ए ने बी को मैनेजर बनाया मुताबली, और एक इमाम साहब को रख लिया जो वहां पर वो करेंगे, क्या बोलते हैं, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो वो जो नमाज, जो वक्फ प्रॉपर्टी नमाज पढ़ने आ रहे हैं ना, जो रिलीजियस कामों के हेड है, उसे बोलते हैं सजदा नसीब, है ना। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सजदा नसीब। तो आप याद रखना, वैसे तो देखो मुताबली का पूरा होल्ड होता है, प्रॉपर्टी पर मुताबली का पूरा होल्ड होता है। मगर अगर कोई रिलीजियस मामले में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, अगर रिलीजियस मामले में कॉन्फ्लिक्ट हो गया मुताबली में और सजदा नसी में, तो रिलीजियस मामलों में सजदा नसी की चलती है। इसकी पावर रिलीजियस मामलों में ज्यादा है, और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में मुताबली की पावर ज्यादा है ना। आई बात समझ ना। रिलीजियस मामले में सजदा नसी की पावर ज्यादा आ जाती है, और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करेंगे तो बात किसकी ज्यादा आती है, मुताबली की बात आती है, ठीक है। तो दो टर्मिनोलॉजी समझ लो। अब आता है रिवोकेशन की अगर बात करें, क्या रिवोक कर सकते हैं, हुँ?
मैंने आपको पहले ही बताया रिवोकेशन नॉर्मली ए ने रिवोक बी को अगर वक्फ कर दिया तो रिवोक नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, एक बार कर दिया तो कर दिया, ठीक है। मगर दो चीजें हैं, क्वेश्चन रिपीट, मैंने पूछा था क्या रिवोक कर सकते हैं वक्फ को, और मैंने साथ में आंसर भी दे दिया कि नहीं कर सकते, बिल्कुल राइट नहीं कर सकते। मगर सपोज करो कि विल के थ्रू किसी ने वक्फ किया है, विल के थ्रू वक्फ किया है तो कर सकते हैं। एक तो ना ट्रांसफर के थ्रू क्या नहीं कर सकते, मगर ए ने विल लिख दी कि मैं मरूंगा मेरे बाद ये प्रॉपर्टी वक्फ में दे देना, वो मस्जिद बनाना, ये करना, वो करना, नहीं गलत कर रहे हो, आप कर सकते हैं। यस, विल है ना, विल को आप जब मर्जी वो कर लो, है ना भाई। अभी वक्फ करा कहा है उसने बोला जब मैं मर जाऊं उसके बाद ये वक्फ इफेक्टिव में आएगा ना, मरूंगा तब, विल जब खुलेगी तभी तो आएगा, उसे विल रिवोक कर ली, बात खत्म हो गई। इसमें कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली आपने अगर ट्रांसफर किया है तो एक बार कर दिया सो कर दिया, मगर अभी आपने अभी आपने विल करी है, ये इफेक्ट भी तब आएगी जब आप मरोगे, आपने उससे पहले रिवोक कर लिया, बात खत्म हो गई, है ना। और या एक और चीज बताता हूं, सपोज करो आपने क्या किया, आपने वक्फ जो किया है ना, वक्फ कब किया, जब बिल्कुल आप मरने वाले थे, डेथ बेड पे थे, आपने वक्फ किया, है ना, तो फिर आप 1/3 प्रॉपर्टी ज्यादा वक्फ नहीं कर सकते। सपोज करो एक भाई साहब थे, वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे, उन्होंने क्या किया, अपना एक पूरा मकान वक्फ कर दिया, मगर क्योंकि वो डेथ बेड पे थे इसलिए 1/3 वाला रूल अप्लीकेबल हो जाएगा, और उसमें पूरा मकान में जाके 1/3 जाएगा, 2/3 हिस्सा बच जाएगा। जो डेथ बेड गिफ्ट में हम देख रहे थे, ये डेथ बेड वक्फ देख लो आप, ये डेथ बेड वक्फ भी कुछ ऐसा ही है ना, ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं, एक देखो ये तो हो गई, अब तक हम वक्फ पढ़ रहे थे, पब्लिक वक्फ था, है ना, भाई समाज के लिए कुछ कर रहे थे। एक और होता है, एक प्राइवेट वक्फ भी होता है, एक होता है प्राइवेट वक्फ। प्राइवेट वक्फ को इन्होंने बोलते हैं वक्फ अलल AL अलल औलाद, वक्फ अलल औलाद इसे बोलते हैं प्राइवेट वक्फ, और ये परमिसिबल है। वैसे तो नॉर्मली प्राइवेट वक्फ परमिसिबल नहीं होता है, पर वक्फ अलल औलाद आपका जो है परमिसिबल है ना भाई। वैसे आप क्या बनाते हो, वक्फ करते हो, क्या करते हो कि भाई सबका क्या हो, भला हो, समाज का भला हो, है ना, है ना। प्राइवेट वक्फ नहीं हो सकता ना, पब्लिक है तो समाज के लिए है। मगर 1913 के वक्फ वैलिडिटी एक्ट में क्लियर मेंशन उन्होंने कर दिया पर्सनल लॉ में कि वक्फ अलल औलाद भी एक तरीके का क्या बोलते हैं वक्फ हो सकता है, और वो परमिसिबल है। कंडीशन एक ही लगाई है, कंडीशन एक ही लगाई है कि आप ना कुछ पोर्शन, एक पूरी प्रॉपर्टी में से सम पोर्शन ना आप पब्लिक के लिए कर देना, और बाकी के पोर्शन अपनी औलाद के लिए कर लेना। आई बात समझ में। तो अगर पूछे कि मतलब कि अगर क्या वक्फ अलल औलाद परमिसिबल है कि नहीं है, यस परमिसिबल है, ठीक है ना। ये हो गया आपका वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट। एक और लास्ट आपका बचा हिजानत। हिजानत, हिजानत क्या होता पता आपको? हिजानत बोलता है कस्टडी को, बच्चे की कस्टडी वगैरह होती है ना। देखो एक तो होती है गार्जियनशिप, एक होती है कस्टडी, दो चीजें होती हैं, डिफरेंस आपको पता होगा। गार्जियनशिप होती है जैसे फादर की होती है ना, मुस्लिम में अगर देखो तो फादर के बाद ग्रैंड फादर की होती है, ये नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं, है ना। तो ये गार्जियनशिप है, और गार्जियनशिप तो ठीक है, मगर एक होता है हिजानत, होती है कस्टडी। गार्जियन हो सकते हैं मगर बच्चे की एक उम्र तक कस्टडी माँ के पास होती है, ऐसा होता है। तो कितनी उम्र तक माँ के पास कस्टडी रहेगी, कितनी उम्र तक हिजानत रहेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। कि देखो
क्या सिस्टम है इसमें? सुन्नी में देखो क्या है, अगर सुन्नी है तो 7 साल तक का मेल और 15 साल तक की फीमेल की हिजानत मदर के पास है। 7 साल तक के बच्चा और 15 साल तक की बच्ची मदर के पास है, ये सुन्नी में। 15 साल बाद कस्टडी मां से दूर होती है। लिख लो, ये पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है, एज पूछ लेता है कस्टडी की आपसे, ठीक है। ठीक है, तो सुन्नी में क्या है, 7 साल तक बच्चा, 15 साल तक की बच्ची मां के पास। और शिया में, अगर शिया में देखोगे तो 2 साल तक का मेल, 2 साल तक का मेल और 7 साल तक की फीमेल। 2 साल तक का लड़का और 7 साल तक की लड़की की कस्टडी मदर के पास। कई बात समझ में आ गई? ये लिख लिया, याद कर लेना, एज पूछ लेता है जाने तो, और कुछ नहीं पूछता आपसे, बच्चे की एज पूछ लेता है। सुन्नी में ज्यादा एज का हिसाब रखा है, सिया में कम एज का हिसाब रखा है, ऐसे याद रखना है उसको। सुन्नी में 7 और 15 कर दिया और इसमें 2 और 7 कर दिया। और इसी के साथ आपका मुस्लिम लॉ खत्म होता है। कल से आपका पॉलिटी पोर्शन जो है ना वो स्टार्ट करेंगे शाम को 5-6 बजे, है ना। और पॉलिटी पोर्शन में हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे, वो पॉलिटी में नहीं आता है, ठीक है। पॉलिटी में आपका क्या आता है? पॉलिटी में आपका आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट, यूनियन, ये सब आता है ना, तो वो सारा करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो।